जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन यानी कि नियुक्तियां। आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार ये नए एक्टिंग डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार थे, ये नई अब पोस्ट पर हैं। इनको रिप्लेस किया गया है प्रशांत कुमार के द्वारा। प्रशांत कुमार का जो टेन्योर है ये मई 2025 तक रहने वाला है। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा खेलती हैं इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम से। उत्तर प्रदेश में इनको डीएसपी बनाया गया है। कई सारे राज्यों में ये प्रथा है स्पोर्ट्स में अच्छा करने वाले प्लेयर्स को विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना, तो उसी क्रम में दीप्ति शर्मा को डीएसपी अभी यहाँ पे बनाया गया है। दीप्ति शर्मा जो है कहाँ की रेजिडेंट है? आगरा, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं फेब मंथ के। भारत रत्न 2024, भारत रत्न 5 अवार्डीज को दिया गया था जनवरी में। चौधरी चरण सिंह उनमें से हैं जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। LK आडवाणी, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, ये अवार्डीज हैं, इनके नाम भी ध्यान रखना है आपको। चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान मेरठ है उत्तर प्रदेश में। पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के 12वें व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत रत्न पाने वाले 6ठे नेता ये बने हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं, ध्यान रखना है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है पुरुष वर्ग में अखिल शिवराण को शूटिंग के लिए, राजकुमार पाल को हॉकी के लिए, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स में ये दिया गया लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में किरण बालियान को एथलेटिक्स में, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स में और जैनब खातून को पावर लिफ्टिंग में। तो ये पुरस्कार हैं। तीनों अवार्डीज के नाम आपको दोनों ही कैटेगरीज में ध्यान रखना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में कला विभूतियों को कई सारे सम्मान दिए गए थे संस्कृति विभाग के द्वारा। तो इसमें जैन संस्कृति संवर्धन पुरस्कार है, संत कबीर अकादमी पुरस्कार, बिरजू महाराज कथक सम्मान, बाबा योगेंद्र कला सम्मान, संगीत नाटक अकादमी का आचार्य भरत मुनि सम्मान। तो इनके अवार्डीज के नाम एक बार देख सकते हैं। अभी तक इनमें पूछा नहीं गया है कुछ भी, लेकिन हम देखते हैं हर बार, हो सकता है मैचिंग में आ जाए अलग अलग अवार्डीज के नाम मिलाने को अवार्ड से। तो एक बार देख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ का बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ का बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान, ये सब देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है डिफेंस में फेब 2024 में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। अडानी ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट और साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खोला है साढ़ नामक जगह पर, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। कानपुर के साढ़ नामक जगह पर लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खोला है, जो पूरे साउथ एशिया का लार्जेस्ट है, भारत का पहला है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें 6 नोड्स हैं। तो जैसे कानपुर नोड है, तो कानपुर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है अडानी ग्रुप ने। तो ऐसे ही कई जगह पर कई सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेंगी। इसमें बेसिक आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसके नोड्स कहाँ कहाँ पे, यानी कि कहाँ कहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ ये इधर हो गए, आगरा इधर वेस्ट यूपी में, फिर झांसी यहाँ पे साउथ में, और चित्रकूट यहाँ पे। तो ये 6 नोड है। इनमें से एक नोड जो कानपुर में बन रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप ने। तो कानपुर में बेसिकली गोला बारूद और मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। 2 बड़े प्लांट खोले जाएंगे। दक्षिण एशिया में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा। लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ने करने का इसमें फैसला किया है। आगे ये बनेगा, इसकी आधारशिला रखी गई है। समिट सेक्शन में देख लेते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जो है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो कई जगह से इन्वेस्टमेंट आता है उत्तर प्रदेश में, उसको एक्चुअल में ग्राउंड पे लाने की शुरुआत होती है। इसी को हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बोलते हैं। ठीक, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश ने पहले भी की है 2018 में, और अभी ये लेटेस्ट किया है 19 से 21 फेब 2024 के बीच लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन यहाँ पे किया गया था। मोदी जी को बुलाया गया इसमें,
और कई सारे निवेश को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन बेसिकली किया गया। अब ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेजर परियोजनाएं हैं जो बनने वाली, जैसे चंदौली में एक एकीकृत टाउनशिप बनेगी 333 एकड़ को कवर करने वाली। चंदौली में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी विकास किया जाना है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे बनेगा? चंदौली में। नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा जो है यहाँ पे बनाया जाएगा चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये है कुल मिलाकर के दो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के, इसको ध्यान रखिएगा। आगे भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य नाम से एक सम्मेलन हुआ था राजधानी लखनऊ में, 20 फरवरी को हुआ था। इसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान यूपी एंड इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कॉन्फ्रेंस। अब जो ये आंकड़े हैं प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बारे में आप लिखेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में कोई फिगर आपको देना हो तो जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है ये फिगर आप दे सकते हैं कि एफडीआई अमाउंट जो उत्तर प्रदेश में 2000 में आती थी, सन 2000 में 17 सालों में ये 4 गुना हो गई है। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा है। बीमारू जो स्टेट कहा जाता था, आशीष बोस जो डेमोग्राफर थे उन्होंने 1980s में जो एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें बीमारू स्टेट कहा था उत्तर प्रदेश को। यू से उत्तर प्रदेश है, आर से राजस्थान है, एम ए से मध्य प्रदेश है, ठीक है, और बी आई से बिहार है। तो ये बीमारू स्टेट कहे जाते थे। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बीमारू स्टेट की अपनी छवि को तोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश ने, ये सब कहा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा आयोजित किया गया था इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। स्कीम्स कैंपेन में आ जाएंगे। फैलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन ये चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। 17 जिलों में अभियान चलाया गया था। मेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन था ये, बेसिकली MDA। इसमें फैलेरिया की ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, वितरण भी किया जाता है कई जगह पर। फाइलेरिया को उत्तर प्रदेश कब तक उन्मूलन करना चाहता है? 2026 तक। केंद्र सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है इसको एलिमिनेट करने का? 2027 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या सुमंगला योजना में जो मौद्रिक लाभ दिया जाता है उसमें वृद्धि की गई है। मॉनिटरी बेनिफिट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अप्रैल 2024 से 15,000 रुपये सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी सालाना यहाँ पे कर दिया गया है। अच्छा, कन्या सुमंगला की राशि एक बार में नहीं मिलती है, ये वन टाइम राशि नहीं होती है। ये विभिन्न स्टेजेस में गर्ल चाइल्ड जब जैसे जैसे बड़ी होती है उस हिसाब से दी जाती है। जैसे जन्म के समय, सारी वैक्सीनेशन पूरी होने के बाद, एडमिशन के समय, 10th 12th पास करते समय और शादी के समय, ये सब है। तो उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग ने बहुआयामी उद्देश्यों से इसको शुरू किया था 2019 में। तो कन्या सुमंगला का बात 2019 में। और ये बहुआयामी उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके बारे में ACF पेपर में आया था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, लैंगिक समानता का संवर्धन करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों को के स्वास्थ्य और शिक्षा का संवर्धन करना, इस क्षेत्र में सुधार करना, आत्मनिर्भर बनाना लड़कियों को, और लड़कियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक धारणा विकसित करना। ये सब मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं, सभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ठीक है, रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र जिन राज्यों में पढ़ने आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, और विदेशी छात्र यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं 4323। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2024। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे राज्य में 12वें स्थान पर है, 12th पर है। EV अवसंरचना विकास रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जारी की थी। इसमें कहा है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है। यहाँ पर 7.4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है रजिस्टर किए गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ये महाराष्ट्र काफ़ी पीछे है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर 4.15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की संख्या के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप हुरून इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट आई थी कि राज्य की सबसे मूल्यवान कंपनी वाले शीर्ष जिले, यानी कि सबसे ज़्यादा कंपनीज कहाँ पे कार्यरत हैं। तो नोएडा में है, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से। फिर कानपुर में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट थी। और उत्तर प्रदेश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी है? HCL पहले स्थान पर है। इसके बाद आ जाएंगे यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड। जनवरी 2024 का डैशबोर्ड आया था। इसमें स्वास्थ्य रैंकिंग में वाराणसी ने 8वीं बार शीर्ष स्थान इसमें बरकरार रखा है। ठीक है, यूपी हेल्थ
रैंकिंग डैशबोर्ड में। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जो प्रयास कर रहा है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किए हैं जिससे फॉरेस्ट फायर को समर सीजन में प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, समर सीजन में फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1 फ़रवरी से 7 फ़रवरी तक फायर सेफ्टी वीक यहाँ पे बनाया था सभी जिलों में, स्टेट में, और एक फायर कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के ऑफिस में लखनऊ में। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1 2 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, यानी कि डी। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? ये हमने बताया था, ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क। बेसिकली ग्रेटर नोएडा में जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसके पास ये बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। इसमें एक विशिष्ट तरीके की गामा रेडिएशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी कैंसर केयर के लिए, और अपने आप में बहुत इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस पार्क ये बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया था? इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तरह उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जानी है? तो अगेन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ग्रेटर नोएडा में ये एरो सिटी बनेगी। एरो सिटी जो है तो लखनऊ में भी बनेगी एरो सिटी, और ग्रेटर नोएडा में, 2 जगह बनेगी। तो ग्रेटर नोएडा प्लस लखनऊ ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा और लखनऊ दोनों जगह यहाँ पर एरो सिटी बनने वाली है। लखनऊ में पहले बनेगी, यहाँ पे बाद में। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा दोनों जगह बनने वाली, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हवाई अड्डे के पास बसाया जाता है इसको, तो उसी को हम लोग एरो सिटी बोल देते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य कुल कितने हवाई अड्डों के साथ 10 से अधिक प्रचालित यानी कि ऑपरेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे कुल मिलाकर 21 ऑपरेशनल एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। 10 से अधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा। वर्चुअल तौर पर 5 नवीन हवाई अड्डों का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था मार्च 2024 में। देश भर में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था जिसमें 5 उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में भी एक हवाई अड्डा इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने शहरों को सौर शहरों यानी सोलर सिटीज़ के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो कुल मिलाकर 17 सोलर सिटीज़ उत्तर प्रदेश में बनेगा। पहला सोलर सिटी बन रहा है अयोध्या में। ठीक है, राज्य की पहली सोलर सिटी कहाँ बन रही है? अयोध्या में। और कुल मिलाकर 17 उत्तर प्रदेश सरकार बनाने वाली है। तो प्रमुख जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ हैं और अयोध्या, वाराणसी मिलाकर के कुल मिलाकर के 17 शहरों में सोलर सिटीज़ यहाँ पे सेटअप की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया है? विधेयक नंबर 1 पारित किया था लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स बिल 2024, जो कि अब एक्ट बन चुका है। लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स में काफ़ी ज़्यादा घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, खासकर नोएडा की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि अब लिफ्ट जो है क्रैश कर जाती है, काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं, कई बार लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एस्केलेटर्स और लिफ्ट इंस्टॉल नहीं की जा सकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्रायर अप्रूवल के, बाकायदा मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ेगा, और जो एस्केलेटर लगाने वाली कंपनीज़ हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा कि वो रजिस्टर करें, रिन्यू करें और एस्केलेटर्स को मेंटेन भी करें। एस्केलेटर्स की चेकिंग होगी कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको भी पारित कर दिया गया है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो टेन्योर होता है ना उत्तर प्रदेश में, जो 8 साल हुआ करता था, अब उसको फिर से 5 साल कर दिया गया है। 8 साल अब नहीं है, फिर से 5 साल हो गया है। 2012 में एक्ट लाया गया था, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हमने। 2012 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था। और ये भी कर दिया था कि 8 साल के बाद भी बने रह सकते हैं, लेकिन अब फिर से इस टेन्योर को वापस 5 साल का कर दिया गया है। इसके बाद फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्की धाम मंदिर बन रहा है संभल में। ऑप्शन नंबर ए संभल में। तो संभल में जो ये बन रहा है, ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम।
16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने माह के लिए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 को लागू करने का काम किया था। एस्मा एक्ट आहूत किया गया था, 6 महीने के लिए लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, उनको बैन किया जाता है, स्ट्राइक करने से रोका जाता है। तो एस्मा एक्ट में बेसिकली क्या है कि धारा 3 की उपधारा 1 में राज्य सरकार 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा सकती है। तो 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ द्वारा जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की जाती है उसको बैन किया जा सकता है, और एक और बार उसको 6 महीने से कम की अवधि के लिए अगर राज्य सरकार को लगता है तो बैन किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। बढ़ते हम लोग आगे। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन कर दिया। ये कहाँ पे स्थित है स्टेशन? स्टेशन आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केंद्रीय उद्यम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन जो अवस्थित है ये है कानपुर देहात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी में अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल प्रदेश के बाजार, ये सब का सेट लगाया जाएगा, ये सही है। और सेकंड है ग्रेटर नोएडा में ईडा द्वारा जो बनाया जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क, इसमें गामा रेडिएशन सुविधा उपलब्ध होगी, ये तो कराई चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश ने कुल 42 मेडल इसमें जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और किस पोजीशन पर रहा था उत्तर प्रदेश मेडल टैली में? 7वें नंबर पर। तो 11 गोल्ड उत्तर प्रदेश के, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। फरवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक कुल जीते हैं यहाँ पे 2, और टोटल मेडल की बात करें तो जीते हैं 3, एक सिल्वर भी जीता है, और इसमें भी उत्तर प्रदेश का स्थान 7th है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? मेडल टैली में 7th है। इसमें आर्मी यहाँ पे टॉप पर था, आर्मी की टीम फर्स्ट पे। और फिर जो है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश अगेन 7th स्थान पर है, लेकिन मेडल कितने हैं? 42 हैं टोटल। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अपराधियों को कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको सजा दिलाई गई? तो सबसे ज़्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई थी बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बाराबंकी। इसके बाद उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के चंबल अभयारण्य की सीमा में एक भारतीय ग्रे वुल्फ को देखा गया था। भारतीय ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ को देखा गया था विद इन द रीजन्स ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। तो ये सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा, ये भी सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IIT रुड़की के साथ सहयोग स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। बेव्यू प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो ग्रेटर नोएडा में बन रही उत्तर प्रदेश में, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई है नहीं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। फिर अगला सवाल एक और स्टैटिस्टिक्स पे है। 2017-18 में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी महज 14.2% थी। 5 वर्षों में ये बढ़कर के 32.10% हो गई है, ये सही है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट गंगा घाट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया था नमो घाट वाराणसी से, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अगेन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तीनों सही कथन का इसमें चयन करना है। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, सही। अगला स्टेटमेंट है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय के 200 से अधिक प्राचीन हथियार खोजे गए हैं, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी।
अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसेस टू पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर दो हैं, नोएडा है और गाजियाबाद है, दोनों ही शीर्ष पर हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ने भी 98% लक्ष्य का टारगेट अपना पूरा कर लिया। 98% यहाँ पर काम हो चुका है और 14वें स्थान पर है कुल मिलाकर के। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की आपसे लॉन्च डेट पूछे तो आप सिंपली याद रखेंगे जून 2015। लेकिन अगर इसमें पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली कब शुरू हुई, तब भी इसका आंसर जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जब पूछे, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जब पूछे तब उसकी डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016, क्योंकि ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंदिरा आवास योजना जो चल रही थी उसको रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल कोई अलग से योजना नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल प्रारूप में मोबाइल पर देखने के लिए ऐप जो है किसने लॉन्च किया था? पहले तो ऐप का नाम है UPVS इंटेलिजेंट सर्च। यूपी विधानसभा इंटेलिजेंट सर्च को लॉन्च किया है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने। सिंपल बात है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई सुविधा विधानसभा के लिए हो तो उसको विधानसभा के अध्यक्ष जी लॉन्च करते हैं। इस समय कौन है? श्री सतीश महाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सतीश महाना। फरवरी 2024 में भारत का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? 40 मेगावाट से 40 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट यहाँ पे शुरू किया गया है अयोध्या में, ऑप्शन नंबर सी। और इसको NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और यूपी नेडा ने लीज पर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन से इसको स्टैब्लिश करने के लिए। अगला सवाल है, पहला स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे, गलत कथन का चुनाव इसमें करना है। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली अशोक लीलैंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला EV बैटरी प्लांट लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे पहले तमिलनाडु में ये कहा गया था कि ताइवान की एक कंपनी है वो EV प्लांट लगाएगी, तो अभी EV प्लांट कहीं लगा नहीं है। बात चल रही तमिलनाडु के लिए लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये गुजरात में लगने की बात कही जा रही है, अभी कहीं पे कुछ लगा नहीं है। तो ये स्पेकुलेशन और घोषणाएं, इनको बस देखिएगा इस तरीके से कि कॉमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड ने कहा था कि इंडिया फर्स्ट EV बैटरी प्लांट ये लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, अभी लगाया नहीं गया है। तो अभी के लिए तो स्टेटमेंट सही है, आगे के देखते हैं क्या डेवलपमेंट इसमें होता है। तमिलनाडु वाला पहले खुलता है कि उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा दे रहे थे वो कंप्लेन कर सकते थे 112 हेल्पलाइन पर अगर उनकी स्टडी को हैम्पर किया जा रहा हो किसी नॉइस के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। फरवरी 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है जेवर में, इसके पास आदि योगी शिव की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? आदि योगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा यहाँ पे बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब तक आदि योगी शिव की सबसे बड़ी स्टैचू बनी है कोयम्बटूर में, लेकिन उससे भी बड़ी स्टैचू यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी नोएडा में, ठीक है। किसके द्वारा की जाएगी? ईशा फाउंडेशन के द्वारा। देश के दूसरे सेमीकंडक्टर पार्क के बारे में क्या सही है? यमुना अथॉरिटी एरिया यानी कि ईडा सिटी में देश का दूसरा सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण किया जाना है, सही। और ये कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी 80,000 करोड़ रुपए इंडिया सेकंड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कौन सी? हीरनंदानी ग्रुप है, जिन्होंने हाइपर स्केल डेटा सेंटर लगाया था उत्तर प्रदेश में, वही हीरनंदानी समूह ने कहा 80,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करके इंडिया सेकंड सेमीकंडक्टर पार्क लगाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में 125 एकड़ की लैंड जो है ताइवानीज कंपनी टार्क को दी गई है, जो ये पार्क मतलब डेवलप करेगा, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट वगैरह लगाएगा, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो ताइवानीज कंपनी के पास है। हीरनंदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और ये ताइवान की जो कंपनी है टार्क, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये इंडिया का सेकेंड सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। अब इंडिया फर्स्ट हमेशा पता होना चाहिए आपको जब सेकेंड की बात करेंगे। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या यूनिट कहाँ पे लगने जा रहा है? धोलेरा में, गुजरात में। धोलेरा गुजरात में, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ बन रहा है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए एयर एम्बुलेंस कंपनियों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा समझौता किया जाएगा। दूर दराज क्षेत्रों में यहाँ पर रोड एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस का प्रयास किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस क्या? बेसिकली हेलीकॉप्टर होगा और उसमें मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट सेटअप किया है
कि मलेरिया को एलिमिनेट किया जाएगा 2027 तक। ये टारगेट गलत है, 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार एलिमिनेट करना चाहती है। भारत सरकार का लक्ष्य 2027 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित ऊर्जा पहल के हिसाब से या फिर जो अपनी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी अप्रूव की है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव की है मार्च 2024 में, उसके हिसाब से कितना टारगेट रखा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का पर ईयर? ग्रीन हाइड्रोजन 10 लाख टन पर ईयर जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश की नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के हिसाब से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्रे हाइड्रोजन में, ब्लू हाइड्रोजन में, टर्कोइज हाइड्रोजन में, ग्रीन हाइड्रोजन में डिफरेंस यहाँ पे बताया, क्या अंतर होता है। बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे अंतर हो जाता है सोर्स में। जैसे हम लोग स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का प्रयोग या गैसिफिकेशन का प्रयोग करते हैं ग्रे हाइड्रोजन बनाने में, गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर का प्रयोग करते हैं ब्लू हाइड्रोजन में, पायरोलिसिस की टेक्निक का यूज़ करते हैं टर्कोइज हाइड्रोजन में, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जिस टेक्निक का प्रोड्यूस मतलब जो प्रोसेस यूज़ होती है प्रोडक्शन में, वो इलेक्ट्रोलिसिस का ध्यान रखिएगा। ग्रे हाइड्रोजन मीथेन या कोल को जला करके बनता है, ब्लू हाइड्रोजन मीथेन या कोल को जला करके बनता है, टर्कोइज हाइड्रोजन मीथेन को जला करके बनता है, कोल का प्रयोग नहीं होता है, और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर में। ये अंतर है ग्रे, ब्लू, टर्कोइज और ग्रीन हाइड्रोजन में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में गलत कथन क्या है? उत्तर प्रदेश ने ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो ईवी उपयोग ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में उपयोग टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेटअप कर रखा है कि जितने व्हीकल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फेज्ड मैनर में 2030 में। जो छोटे छोटे विभाग हैं, कार्यालय हैं जिसमें गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, बहुत सारा फ्यूल कंज्यूम करती हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म करने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर को जल योद्धा की कैटेगरी में सम्मानित किया था? नोएडा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 6 श्रेणियों के तहत अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना किया? 25,000 किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। और कैसे कैसे बढ़ाया है? जो 6 कैटेगरीज में मिलती है राशि, जैसे पहले 2,000 मिलती थी बच्चे के जन्म के समय, 5,000 मिला करेगी। पहले 1,000 वैक्सीन लगवाने के बाद मिलते थे, अब 2,000 मिला करेंगे। पहली क्लास में एडमिशन के लिए 2,000 मिलते थे, अब 3,000। छठी क्लास में एडमिशन के लिए 2,000 मिलते थे, अब 3,000। 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए पहले 3,000, अब 5,000। और 10वीं और 12वीं में एनरोल करने 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल करने के लिए पहले 5 मिलते थे, अब 7,000 मिलेंगे। ये है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य किस अवधि के दौरान वाहन बिक्री में प्रथम स्थान पर रहा है? अक्टूबर दिसंबर 2023 में। ऑप्शन नंबर बी। वन अग्नि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? 1 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक। आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे अधिक थीं, ये सही। इसके बाद वाराणसी मंडल के बनारस रेलवे स्टेशन के यूटीएस काउंटर पर फेयर रिपीटर में यूपीआई से भुगतान करने की सुविधा सफलतापूर्वक शुरू की गई। मतलब यूपीआई से आप टिकट ले सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 22 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसमें निम्नलिखित में से किस देश को प्रीमियम भागीदार के रूप में चुना गया था? प्रीमियम भागीदार था, प्रीमियम पार्टनर, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए, गोंडा में। टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला स्टैब्लिश होगा गोंडा में। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के चुने गए 4 यात्रियों का मतलब कह सकते हैं उनका खुलासा किया था, उनके नामों की घोषणा की थी। तो 4 में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शुभांशु शुक्ला और कह सकते हैं अंगद प्रताप, ये दोनों बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो अंगद प्रताप लखनऊ से हैं और शुभांशु शुक्ला जो हैं ये प्रयागराज से हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन कैसे है? इसमें कई सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जीडीपी में योगदान कितना है? महाराष्ट्र के बाद सेकंड पर है। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट है। इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। पीडीएफ में भी इसी वजह से हमने सब नोट करा के दे दिया है। मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी पॉइंट्स और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन कैसे है, सारे फैक्ट इसमें बताए गए हैं, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है।
अच्छे से आप लोग इसका अवलोकन कर लीजिए और इनको अभी ध्यान रखिए, जो भी कुछ इसमें अपडेट होगा वो आपको करंट अफेयर में बताया जाता रहेगा आगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे सबसे पहले। पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा नए सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए उत्तर प्रदेश में। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा, इसके अलावा 10 नए सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति स्टेट के आरटीआई एक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में उत्तर प्रदेश माटी कला पुरस्कार उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कृष्ण कुमार प्रजापति गोरखपुर से, टेराकोटा के लिए धर्मू सोनभद्र से, मृदभांड और नक्काशीदार फूलदान बनाने के लिए पुष्पा प्रजापति को आजमगढ़ से ये पुरस्कार मिला है, माटी कला पुरस्कार। मुख्यमंत्री जी ने जो अभी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था उसकी कर्टेन रेजर सेरेमनी में यानी कि उद्घाटन समारोह में लखनऊ की शबाना खातून को, अमरोहा के कृष्णपाल को, मेरठ के शीशपाल को उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय ग्रामोद्योगी पुरस्कार सम्मानित किया था। तो ये पुरस्कार एक बार देख लीजिए। इसके बाद पुरस्कार है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर रास बिहारी द्विवेदी को जबलपुर मध्य प्रदेश से इन्हें मिला है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देवी साहेब पांडे दीप को अयोध्या से इन्हें, और महर्षि व्यास पुरस्कार ये मिला है प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री को वाराणसी से, और नारद पुरस्कार मिला है गोपबंधु को, ये भी वाराणसी से। तो ये प्राप्तकर्ता और ये जो 4 पुरस्कार हैं ये मैचिंग में आ सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए। पहले कभी नहीं पूछा गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है। स्कीम्स कैंपेन हमेशा ही जरूरी होते हैं स्टेट करंट अफेयर में। तो हरित हाइड्रोजन परियोजना मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति मतलब पॉलिसी को, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो केंद्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का है। हमारी इस नीति का उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का लक्ष्य है कि जो नेशनल टारगेट है उसका 5वां हिस्सा पूरा कर लें कम से कम। यानी कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत जो 2030 तक 5 बिलियन टन का हमको वार्षिक उत्पादन करना है, उसका 1/5वां हिस्सा अचीव करना है। ये उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की हाइड्रोजन नीति का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम युवा योजना के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म इसमें याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल सभी एग्जाम में। इस योजना का लक्ष्य क्या है? हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। तो ये ऋण देने की योजना है। अब इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे उनकी लिस्ट हमने लास्ट कॉलम में लगा दी है। इसमें एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के जो लाभार्थी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के जो लाभार्थी हैं, कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम में जो लोग ट्रेनिंग प्राप्त करे हुए हैं वो युवा, इसके अलावा डिप्लोमा डिग्री जिनके पास है वे सभी इसके हकदार होंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इससे माइन्यूटली डिटेल पूछी जाती है। इसमें 2 स्टेटमेंट बना देंगे, एक कह देंगे कि मुख्यमंत्री युवा योजना में इतना राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए, और इसमें केवल और केवल डिप्लोमा धारक या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से प्रशिक्षण लिए हुए युवा पात्र होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें याद करना है। एम युवा योजना जरूरी है। ये रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में जीडीपी वृद्धि रिपोर्ट आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च के द्वारा। जीडीपी वृद्धि रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत की जीडीपी वृद्धि को हम लोग 235 बेसिस पॉइंट मान लें तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 40 पॉइंट्स का है और महाराष्ट्र का योगदान सर्वाधिक है 56 पॉइंट्स का। ये इसमें आया था। तो जीडीपी वृद्धि में भारत की जीडीपी वृद्धि में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एयरपोर्ट की रैंकिंग आई थी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ध्यान रखिएगा, मतलब ग्राहक संतुष्टि के मामले में जो रिपोर्ट आई थी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के इसमें आंकड़े लिए गए थे। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आंकड़े जारी किए थे। इसमें टॉप 10 हवाई अड्डे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में आए थे। उसमें गोरखपुर का हवाई अड्डा रखा गया था 2nd पर, 8th पर बरेली का हवाई अड्डा, चकेरी 9th पर और प्रयागराज का 10th पर, ये यहाँ पे आया था। भोपाल का जो एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का, ये 1st प्लेस पर आया था कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में। ऐसा ही एक और इंडेक्स है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रैंकिंग। इसमें यात्रियों को बेहतर सुविधा और माहौल देने के मामले में वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत में 3रा स्थान इसने प्राप्त किया था और वैश्विक स्तर पर 43वां स्थान
लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्राप्त किया था। ये है यहाँ पे। ईयर 2022-23 में वाराणसी पहले स्थान पर आया था भारत में। इसके बाद आ जाते हैं कह सकते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को MUI योजना के तहत धनराशि ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि देने के लिए राज्य के बजट 2024-25 में कितने रुपए की राशि एलोकेट की गई है? तो ये 1000 करोड़ रुपए की राशि एलोकेट की गई है MUI योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। गलत कथन का चयन करना है। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्था हुरून के द्वारा ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कानपुर के 2 जो उद्यमी या उद्योगपति हैं, मुरलीधर ज्ञानचंदानी, बिमल ज्ञानचंदानी, इनको 1632वां और 2279वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये स्थान नहीं जरूरी, लेकिन ये आ सकता है कि कानपुर के 2 उद्यमी किस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वाराणसी में 2 दिवसीय कार्यक्रम मसान होली खेली जाती है। तो वाराणसी में मसान होली हर बार होती है होली के समय। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कोई है नहीं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च मंथ 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया था? कोलकाता में एक कार्यक्रम में आगरा मेट्रो के 6 किलोमीटर वाले कॉरिडोर का शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया था, तो इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश साथ ही ऐसा पहला राज्य बन गया जिस पर मैक्सिमम शहरों में उपलब्ध है मेट्रो सर्विसेज। कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हो गई है? एक तो आगरा का हो गया, लखनऊ राजधानी में, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में और कानपुर में। यहाँ पर मेट्रो सर्विसेज अब अवेलेबल हैं। मार्च मंथ 2024 में बुंदेलखंड क्षेत्र में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ इसमें किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाई गई हैं जालौन डिस्ट्रिक्ट में, झांसी में, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट में और महोबा में। ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? सारे डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड रीजन में आते हैं, उत्तर प्रदेश में। सही है पहला सही। दूसरा हो गया कि 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट की जाएगी इन सोलर पावर प्लांट से, यह भी सही है। तीसरा यहाँ पर है कि 3 सोलर पावर यूनिट अकेले झांसी डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन इसमें सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब की गई थी? इमरजेंसी फायर एंड सर्विसेज की स्थापना तब की गई थी जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी आज़ादी से भी पहले, वर्ष 1944 में। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले किस कक्षा के छात्रों के लिए लाई गई थी? मतलब किस क्लास ग्रुप को टारगेट करती है स्कीम? ये टारगेट करता है प्रोजेक्ट प्रवीण क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य है स्किल अपग्रेडेशन, स्किल ट्रेनिंग देना, और साथ ही कह सकते हैं जो एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, उसको इम्प्रूव करना, पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकलिटी ऐड करना, उसमें स्किल ट्रेनिंग वगैरह शामिल करना थ्योरी के साथ साथ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 2018 से मार्च 2024 तक लगातार 6 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल रहा है? तो शीर्ष 5 जिलों में सोनभद्र शामिल रहा है, कभी फर्स्ट पर आ जाता था, कभी सेकंड पर, कभी थर्ड पर, लेकिन शीर्ष 5 में शामिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सोनभद्र। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये जनवरी मंथ 2018 में शुरू किया गया था, और इसमें जो वेटेज दिया जाता है, रैंकिंग्स जो निकाली जाती है नीति आयोग के द्वारा, उसमें सबसे सर्वाधिक वेटेज किसका है? हेल्थ और न्यूट्रिशन का और एजुकेशन का 30% है, 20% एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज का है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट का 10% है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का 10% है। तो ये वेटेज भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल होता है। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, उत्तर प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा है कि 2029-30 तक 4.1 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन किया जाएगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 2027-28 तक ये टारगेट रखा गया है कि जो उत्पादन है वो कितना करना है? 3.2 मिलियन टन करना है, जबकि यहाँ पे 4.1 दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मेज़ यानी कि मक्का का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? पोल्ट्री में भोजन के लिए, ईंधन के रूप में, अनाज आधारित इथेनॉल,
या फिर कह सकते हैं ग्रेन बेस्ड इथेनॉल तैयार किया जा सकता है मक्के से। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल में भी है, टेक्सटाइल में भी है, कागज़ और अल्कोहल उद्योग में भी मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसमें हमसे करेक्ट वाला पूछा है तो ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट है, बी। 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्चुअल तौर पर 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? सोनभद्र में 177 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था हरदीप पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर QR कोड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की गई? तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फेयर रिपीटर में QR कोड सुविधा उपलब्ध कराने वाला वाराणसी रेल मंडल का पहला स्टेशन बन गया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अविकसित शहरों में विकास गति लाने के लिए आकांक्षी नगर कार्यक्रम की शुरुआत की है? एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश स्टेट ने अपना खुद का चलाया है। तो 100 ULBs में, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। शुरू में 100 ULBs को टारगेट किया जाएगा इसमें। 3 मार्च 2024 को ओखला पक्षी अभयारण्य द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस, यानी कि यहाँ पर मनाया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 मनाया गया इस बार। ओखला बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे स्थित है बताना है। ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, गौतम बुद्ध नगर। तो आपसे ये पूछेंगे कि इस साल का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो कहाँ पर बनाया गया? ओखला पक्षी अभयारण्य में। और इस बार की जो थीम थी वो भी एक बार देख लीजिए। थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव की गई मार्च 2024 में, ये आपको बता ही चुके हैं। और इस पर टारगेट रखा गया है कि 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली यहाँ पर बनाया जा सकेगा वर्ष 2028 तक। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइस हाइड्रोजन में क्या अंतर होता है, इसको एक बार हमको देख लेना चाहिए। SMR प्रोसेस या गैसिफिकेशन से ग्रे हाइड्रोजन सृजित किया जाता है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से। ब्लू हाइड्रोजन यहाँ पर बनता है कार्बन कैप्चर से और SMR से। टर्कोइस हाइड्रोजन पायरोलिसिस से। और ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से। सोर्स क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन का? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि टर्कोइस हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है मीथेन है। मीथेन या कोयला ब्लू हाइड्रोजन का है, मीथेन या कोयला ग्रे हाइड्रोजन का। तो सबसे अच्छा कौन हुआ? जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा हाइड्रोजन के सृजन में, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को अच्छा माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं अमेठी में जिनके नाम बदले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और जांच में मदद करने के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को डिजिटाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने के लिए पुलिस को त्रिनेत्र ऐप लाए हैं, त्रिनेत्र 2.0। ये सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जो है जारी कर लिए हैं। आयुष्मान कार्ड्स ध्यान रखिएगा, ये पर पर्सन नहीं बनते हैं, पर फैमिली के हिसाब से बनते हैं। मतलब एक फैमिली का एक होता है, हर पर्सन का एक नहीं होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशंस की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सूखाग्रस्त सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है वही आप चुन लीजिए, वही यहाँ पर सही उत्तर है, बुंदेलखंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ की 100 तहसीलों में TWS यानी कि टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए राज्य की राजधानी लखनऊ में कब तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है? तो धारा 144 19 अप्रैल से 1 जून तक लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सही है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक फार्मा पार्क बनाने वाली है 2000 एकड़ में ललितपुर में। कहाँ बनेगा ललितपुर में? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बनेगा। फार्मेसी बिल्डिंग ये बन रही है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, बड़े से कैंपस में ये पार्क बनेगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी।
तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाना है? तो वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा यमुना रिवर के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। यमुना रिवर में वाटर वर्क्स बनाए जाएंगे आगरा के यमुना पार क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस पार्क में जल्दी दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल लगाए जाएंगे? जनेश्वर मिश्र पार्क में एक कह सकते हैं डायनासोर पार्क बन रहा है, तो वहाँ पर 55 फीट ऊंचा डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जनेश्वर मिश्र पार्क में, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। यहाँ पर गॉडजिला, किंग कॉन्ग, वूली मैमथ, इन सब के लाइफ साइज स्टैचूज यहाँ पे लगाए जाएंगे जिसमें एडवांस सेंसर लगे होंगे। गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम सुहास LY थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले IAS ऑफिसर बन गए हैं। सुहास LY कहाँ बिलोंग करते हैं? शिमोगा कर्नाटक से आते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर में 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं सुहास LY। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन या कथनों का चयन करना है। मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, ध्यान रखिएगा, ये मतलब गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए नहीं है, ये ड्राइवरों की टेस्टिंग के लिए है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में क्या होगा कि जो ड्राइवर्स अप्लाई करते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, LMV के लिए, HMV के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका टेस्ट एक ऑटोमेटेड ट्रैक पर हो सकेगा और देखा जाएगा कि वाकई ड्राइवर इस लाइसेंस के लिए योग्य हैं या फिर नहीं है, उनमें रोड स्किल्स है कि नहीं, रोड एटिकेट्स हैं कि नहीं, रोड रूल्स वो जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये मारुति सुजुकी इंडिया ने ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है अयोध्या में। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में खोला गया है, ये भी सही है। इसको इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर ने, ये रॉन्ग है। परिवहन मंत्री जी ने इनको दयाशंकर सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो गलत स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना, गलत हो जाएगा ओनली 3। सी यहाँ पर सही, मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया है। 10 मार्च 2024 में BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पे किया था? इसका शिलान्यास किया था गाजियाबाद में। गाजियाबाद के राजनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, UPCA का है और UPCA ही इसका निर्माण करेगा। ठीक है, और बाकी उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गया ग्रीन पार्क कानपुर नगर में, फिर आपका इकाना जहाँ पर IPL मैचेस चल रहे हैं, वर्ल्ड कप के भी मैचेस हुए थे कुछ, लखनऊ में, और एक वाराणसी में निर्माणाधीन है स्टेडियम, जिसका उद्घाटन अभी मतलब कह सकते हैं शिलान्यास PM मोदी जी ने किया था, उसका निर्माण शुरू हो चुका है। ये आगरा और ये आपका डी गाजियाबाद में ये नया बन रहा है। 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से भारत के 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? आजमगढ़ से कई हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जिसमें कुछ नए टर्मिनल भवन विभिन्न हवाई अड्डों के शामिल हैं, कुछ नई बिल्डिंग शामिल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। लखनऊ भी एक कह सकते हैं एयरपोर्ट है जिसकी नई बिल्डिंग या टर्मिनल का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? IIT कानपुर में देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर शुरू किया गया। हाइड्रोन थेरेपी का इस्तेमाल होता है कैंसर के उपचार में। भारत का पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर है और वैश्विक स्तर पर एकमात्र 7th है, मतलब वैश्विक स्तर पर 7th इंडिया का पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर कहाँ पे खोला गया है? IIT कानपुर में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गए, सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है, सही। उत्तर प्रदेश जल्द ही एक मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन जाएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, ये भी सही है। फॉर्मर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश अजीज कुरैशी नहीं रहे, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई है ही नहीं, आंसर यहाँ पे डी होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड के साथ 4 एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो कहाँ पर ये एक्सप्रेसवे में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जाएगा? प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे शामिल नहीं है जहाँ के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। 26 चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वहाँ पर चार्ज किया जा सकेगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस ने S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है? ये किया है IIT कानपुर ने। अगेन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये क्या है? ये है इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। इसका नाम रखा गया है S2 और इसको एक निक नेम दिया गया है जिगर थंडा। जिगर थंडा, जिगर थंडा नाम से एक मूवी भी आई थी साउथ की, तो इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं। 24 मीटर लंबी फैसिलिटी है हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनामिक्स लेबोरेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत IIT कानपुर में, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। भारत का ये पहली ऐसी फैसिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे अप्रैल मंथ 2024 का। सबसे पहला एग्रीमेंट यहाँ पर यूनिसेड और REC लिमिटेड के बीच हुआ है। यूनिसेड क्या है? यूनिट फॉर साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। यूनिसेड कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, IIT कानपुर के अंतर्गत काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक इनिशिएटिव है IIT कानपुर के कंप्यूटर और इंजीनियरिंग विभाग का। इससे HC वर्मा भी जुड़े हुए हैं। 75,500 चिल्ड्रन जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन को ये दोनों मिलकर सपोर्ट करने वाले हैं। REC लिमिटेड इसमें फंड करेगा, यूनिसेड उनके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर के बीच एक समझौता हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाला है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, क्या ऐसे प्रौद्योगिकी अनुसंधान के माध्यम से क्या हम सैनिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं कि दुर्गम इलाकों में भी उनको स्वास्थ्य समस्याएं ना हो। क्या कुछ उनको कोई इक्विपमेंट दे सकते हैं या फिर उनको अलग से कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए IIT कानपुर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बीच समझौता हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ये किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, अवार्ड्स ज़्यादा है नहीं। 2022-2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड अनाउंस किए गए थे विभिन्न यहाँ पे देश भर के आर्टिस्ट के लिए। तो डॉक्टर P सिन्हा जो हैं, DP सिन्हा, उत्तर प्रदेश से रंगमंच कलाकार, इन्हें ये पुरस्कार मिला। DP सिन्हा इनका नाम है, डॉक्टर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। DP सिन्हा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंडियन थिएटर से, भारतीय रंगमंच कलाकार हैं। इनको मिला है साहित्य अकादमी का फेलो या साहित्य अकादमी रत्न पुरस्कार। विभिन्न लोगों को मिला है, हमने इनका नाम लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं। करीब 92 आर्टिस्ट को देश भर में मिला है, लेकिन एकमात्र जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं ये हैं DP सिन्हा। समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। 7th ISAR कोऑर्डिनेशन कमेटी। ISAR क्या है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका जो है कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय है। किसका? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है मार्च 2024 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया था। डिफेंस सेक्शन में देखते हैं अप्रैल मंथ 2024 में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये विकसित किया गया है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। DRDO की डिफेंस मटेरियल स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर में है। इन लोगों ने अब तक का भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित कर लिया है, जो विभिन्न प्रकार का जो एमिनेशन होता है यानी गोली बारूद होता है उसको कह सकते हैं भेदने में सक्षम ये गोली बारूद नहीं रहेगा लाइटेस्ट जैकेट को। बुलेट प्रूफ जैकेट्स में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। केवलार का इस्तेमाल होता है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने में, बुलेट प्रूफ विंडो का कांच बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है ये जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में जल जीवन मिशन की बात करेंगे। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। देश भर के शीर्ष 10 जिलों की रैंकिंग यहाँ पे आई थी। वैसे तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में 299 जिलों की सूची जारी की थी जहाँ पर इसको लागू किया जा रहा है। प्रगति रिपोर्ट क्या है? तो इसमें टॉप 10 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये जो हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट है? महोबा है, मेरठ है, ललितपुर है, मिर्ज़ापुर है, हापुड़ है, हमीरपुर है, बुलंदशहर है। यहाँ पर जल जीवन मिशन तेजी से लागू करने का काम किया जा रहा है। ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में। जल जीवन मिशन उस वर्ष के बजट में जो है अनाउंस कर दिया गया था इसको। टारगेट इसकी बात करें, टारगेट था 2024 तक देश भर के सभी हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। अभी डेटा आया है कि
13.92 करोड़ घरों को, ध्यान रखिएगा, लोगों नहीं घरों को नल का जल प्रोवाइड किया जा चुका है इस मिशन के अंतर्गत। एमसीक्यू सेक्शन देखेंगे। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कॉयर शोरूम की आधारशिला किसने रखी थी? तो कॉयर शोरूम की आधारशिला रखी थी भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब एमएसएमई डिपार्टमेंट देख रहे हैं। ये कॉयर शोरूम खोला गया है कोंच नामक जगह पर, जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, 14 मार्च 2024 को, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 2 डॉर्नियर हिंदुस्तान 288 विमान गुयाना देश को निर्यात किए हैं। इन्हें कानपुर प्लांट में तैयार किया गया है। ठीक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बो एंड एरो शेप यानी कि धनुष बाण के आकार का स्काई वॉक ब्रिज या ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी शबरी वाटरफॉल, तुलसी सबरी जलप्रपात जो है वहाँ पे चित्रकूट में खोला गया है, मतलब उसके ऊपर लगाया गया है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो ये भी सही है। ये बहुत पहले से हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की वार्षिक पर्यटन आगमन संख्या 850 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है? तो 85 करोड़ या 850 मिलियन पहुंचने का अनुमान है वर्ष 2028 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का टारगेट है 32,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना। होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम के बारे में गलत कथन चुनना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन लखनऊ के गोमती नगर में किया गया था 10 अप्रैल 2024 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वैश्विक होम्योपैथी दिवस उद्घाटन समारोह का, कह सकते हैं, मतलब ये आयोजन समारोह का उद्घाटन किया, ये रॉन्ग है, सेकंड वाला। थर्ड है कि इस बार के वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस की थीम थी होम्यो परिवार, 1 हेल्थ 1 फैमिली। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इनॉग्रेट किया था। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2 इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला करेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। इसके बाद मार्च 2024 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया था? उत्तर प्रदेश में 21 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश देश का ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु अब सेकंड पे आ गया है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो चुके हैं आज की डेट तक। जो 21 नए उत्पाद जुड़े हैं उनका एक बार नाम देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग अब हो गए हैं? वाराणसी में। जीआई टैग्ड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वाराणसी के हैं, 32 हैं। कुल मिलाकर 75 में से 32 तो वाराणसी से ही है, तो ये याद रख सकते हैं। तो कौन कौन से जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं? बनारस ठंडाई, बनारस तबला, बनारस सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस चिरई गांव करौंदा, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस का भित्ति चित्र, बनारस की तिरंगा बर्फी, बनारस की मेटल क्राफ्ट, जौनपुर की इमरती, मथुरा का सांझी शिल्प, बुंदेलखंड का काठिया गेहूँ, पीलीभीत की बांसुरी, संभल का अस्थि शिल्प, गुजरात मतलब ये चित्रकूट के लकड़ी के शिल्प और खिलौने जो कि वहाँ पर फेमस भी हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आए हैं। मूंज शिल्प, रामपुर का पैच वर्क, लखीमपुर खीरी का थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, बरेली की जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये सब जीआई टैग नए प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीदने की उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। गैर पारंपरिक राज्य का मतलब क्या हुआ? जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट कम गेहूं खरीदती थी उनको नॉन ट्रेडिशनल स्टेट कहा गया है। तो वो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट कौन से हैं? ये नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जहाँ से कम गेहूँ प्रोक्योर किया जाता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। लेकिन अब कहा है कि यहाँ से अब ज़्यादा गेहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी इस मार्केटिंग ईयर में 2024-25 में। इसमें कहा गया कि 16% गेहूँ जो प्रोक्योर किया जाएगा वो इन 3 राज्यों से लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी कि एएजी एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। ये सही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 16,000 मदरसों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और ये कहा है कि ये वायलेटिव था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A जो है संविधान का, उसका वायलेशन कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ मदरसा अधिनियम को अवैध घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, साथ ही यह भी कहा कि जो बच्चे स्टडी कर रहे थे उनको दूसरे एजुकेशन सिस्टम में फिट किया जाए।
तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने विषय के तहत राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 में कब बनाया गया था? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन अंबेडकर जयंती भी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया था? तो दोनों ने मिलकर के लोकार्पण किया था गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में सही कथन क्या है? 22 मार्च 2024 को असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इसमें कहा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है अधिनियम। तो ये जो है सुभाष विद्यार्थी विवेक चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, वाराणसी। धरोहर काशी के कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा 13 और 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काशी की नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, अच्छा ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करता है, एक प्राइवेट संस्था है। तो इन्होंने आयोजन किया था धरोहर काशी की। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य होता है कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है उसको शोकेस करना और जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको प्रमोट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हुनर हाट वगैरह का आयोजन होता है उस्ताद स्कीम के तहत, वो अलग है, लेकिन ये इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्था है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली नगर निगम ने अपना एक ऐप लॉन्च किया था, माई बूथ ऐप से आप मतदान केंद्रों में जो मतदाताओं की कतार लगी है उसमें कितना इंतजार आपको करना पड़ सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियां जो कि निर्माण श्रमिकों की बेटियां हैं अगर, तो उनको एक मुश्त अनुदान दिया जाता था 7,500 रुपये का, 7500 रुपये का अनुदान मिलता है इस योजना के तहत। निर्माण श्रमिकों की उन बेटियों को जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपना परस्यू कर रही हैं 7,500 रुपये किताबें खरीदने के लिए राशि दी जाती थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र या छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए? अभी एक पेपर में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु कितनी निर्धारित है? उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है 3 से 5 वर्ष के लिए, और प्राथमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है 6 से 11 वर्ष के लिए। तो प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए कितनी आयु चाहिए? 6 वर्ष। तो हमारा आंसर इसमें बी सही है, और इसमें हमारा आंसर सी सही है। क्लास 1 में प्रवेश के लिए कितनी आयु चाहिए? 6 ईयर चाहिए, 6 ईयर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कब किया जाना है? भव्य महाकुंभ अब अगला होना है नेक्स्ट ईयर 2025 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वाराणसी के लमही गांव में महादीक्षा संस्कार आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि दलित, ट्राइबल्स, मुसहर और ट्रांसजेंडर वुमेन को ऑर्डेन किया जाता है, उनको जो है पुजारी बनाया जाता है, पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है, दीक्षा दी जाती है उनको। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति विकसित की है। ये सही है, इसका नाम क्या रखा गया? दृष्टि। ये प्रोटीन से भरपूर उड़द की दाल की प्रजाति है, इसका नाम है दृष्टि। 95 छात्रों को अभी रेस्क्यू किया गया उत्तर प्रदेश से, जो कथित तौर पर बिहार ले जाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन के द्वारा इनको रेस्क्यू करने का काम किया गया है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने पावर बैंकों के माध्यम से कितने राज्यों को
5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया। तो 11 राज्यों में 5500 यूनिट बिजली का व्यापार किया है यूपीपीसीएल ने। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए धनराशि वितरित की थी अभी हाल में, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 205 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें कहा गया वितरित की है निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के लिए, तो ये गलत है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि अभी सरकार ने जारी की है। अब आप सोचेंगे निजी स्कूलों के लिए राशि क्यों देती है उत्तर प्रदेश सरकार? निजी स्कूलों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड छात्र हैं उनके लिए पर छात्र 450 रुपये बजट की व्यवस्था करती है सरकार, जिससे निजी मतलब उनका जो मतलब कह सकते हैं फीस तो वो लोग दे रहे हैं, अदर चीज़ों में अगर लैग कर जाते हैं तो सरकार उनकी चीज़ों को फंड करती है, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, कई बार किताबें वगैरह हो गई, ये सब। हमारा आंसर इसमें क्या होगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।